बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 7 फरवरी है, जुमातुल मुबारक का दिन है। नाज़रीन इकराम, जो मंसूबा साजों की जानिब से बनाया गया था कोर्ट पैकिंग का, 8 नए जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आने का, और इसके जरिए इन 8 जजों के जरिए फुल कोर्ट बनाकर फिर 26वीं आईनी तरमीम को हमेशा के लिए खुड्डे लाइन लगाने का और कूड़ेदान में दाखिल करने का यह प्रोग्राम बनाया गया था। और इस प्रोग्राम में वो जो आलू की मोहरें हैं, जो जो जहां से जो पैगाम आता है वैसे ही कर देते हैं। दो बड़े जज जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बज़ाहिर बिल्कुल एतमाद में लिए गए थे और बिल्कुल जैसा कहा जा रहा था वैसा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। इन्हें अंदाजा था, वैसे तो ये इनके लिए शुरू से दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे ये जान छोड़ दें, ये इस्तीफा दें, ये घर जाएं। हम बार बार कहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जस्टिस मुनीब अख्तर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, सिस्टम के अंदर रह के लड़ना चाहिए, सिस्टम के अंदर रह के मुकाबला करना चाहिए। और नाज़रीन किराम, वही हुआ। इन्होंने सिस्टम के अंदर रह के आज ठोक बजा दिया है, पूरे मंसूबे को तुन दिया है। और ये जो नए 8 जजेस हैं, इन 8 जजेस की आमद से पहले ही इनको आप यूं समझिए कि फारिग कर दिया। अब ये आए, वैसे तो आएंगे ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है, इतना मामला कंट्रोवर्शियल हो चुका है, जिस तरह से लीगल कम्युनिटी जाग चुकी है, जिस तरह से वकला जाग चुके हैं, जिस तरह से जजेस अब उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और अगर खुदा न खास्ता आ भी गए तो ये फुल कोर्ट के अंदर नहीं बैठेंगे, ये जज नकारा जज होंगे। इन 8 जजेस को तो तुन दिया है, रगड़ दिया है। और आप यूं समझिए कि जिस मकसद के लेके आना था उस मकसद को भी फारिग कर दिया। क्या हुआ, आज 4 जजेस ने खत लिखा। ये खत बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस खत का क्या नतीजा हो सकता है। और ये खत सिर्फ वाहिद खत ही नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे पहले खतूत लिखे गए तो ये भी एक खत है। इस खत की हैसियत वो नहीं है, इस खत की हैसियत बड़ी मुख्तलिफ है। क्या फ़र्क पड़ेगा याह्या अफरीदी साहब पर, और ख़ास तौर पर अतर मिनल्लाह साहब की जो एंट्री है, अतर मिनल्लाह साहब की एंट्री वो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्यों है। और अतर मिनल्लाह साहब के ऊपर ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने भी कुछ सवालात उठाए और कहा कि भाई ये अतर मिनल्लाह साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज उन्होंने सारे गिले शिकवे जो है वो दूर कर दिए हैं और आइन के लिए खड़े होने का हक अदा कर दिया है। पहले मैं आपको बता दूं, ये नाज़रीन किराम, जो खत लिखा गया है उस खत का मतन क्या है और फिर उसका जो नतीजा निकला और उसका जो असर पड़ेगा और जो इसकी खत की अहमियत है और ये आम खतूत से किस तरह से मुख्तलिफ है, इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं इस खत में है क्या। ये जहन में, इस बैकग्राउंड को जहन में रखिए कि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में 8 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लेके आना है, कोर्ट पैकिंग करनी है। और कोर्ट पैकिंग करके करना यह है कि जो अपनी तादाद बढ़ानी है, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदलना है। ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और उनके हैंडलर्स का बादियों नजर में मंसूबा लग रहा था। लेकिन ये जो खत लिखा इन 4 जजेस ने, उस खत में क्या है, उन्होंने कहा कि जनाब आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। सबसे पहला वो मामला, उन्होंने कहा जी आईनी तरमीम का केस आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। पहले भी आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे के अंदर जो बेनिफिशियरी है वही उस केस को सुन रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी आईनी बेंच में भी केस काफी ताखीर से मुकर्रर किया गया था। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया। सीधा 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 सवाल पूछा जा रहा है, सीधा सीधा। नाज़रीन किराम, ये खत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख का धमाका आप समझिए इसे। इसमें सबको नंगा कर दिया इस खत ने। जस्टिस मंसूर शाह के इस खत ने सबको नंगा कर दिया है। और बाकी जो मौजूद बाकी 4 जजेस हैं, इनके खत ने नंगा करके रख दिया इन्हें। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम की केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। यानी कि अभी वो केस ज़ेर समाअत है और उसके नतीजे में आने वाले अब नए जजेस को क्यों बुला रहे हैं, उससे तो जो अवाम है वो ये समझेगी कि जो है वो यानी एक तरमीम के नतीजे में कुछ जजेस आए और वही जजेस बैठकर
सुनिए जरा, कितनी मजेदार बात ये लगेगी अगर फुल कोर्ट बन जाए। कैसी मजेदार सिचुएशन इन्होंने सोची है या फरीदी ने और अमीनुद्दीन खान ने कि एक तरमीम के केस में पहला जो मामला है जी, एक तरमीम हुई, उस तरमीम के केस में एक बेंच बना, वो बेंच आईनी बेंच उस केस को सुनेगा, फिर बाद में प्रेशर आता है और कहा जाता है नहीं फुल कोर्ट सुने, तो उस तरमीम के नतीजे में जो आने वाले नए जज हैं वो उस केस को सुनेंगे। ऑब्वियसली अगर वो इस तरमीम को उड़ा देते हैं, मिसाल लीजिए 8 जज जो नए आएंगे, इस बात को जरा समझिए, आपको समझने में आसानी होगी, जिस तरफ ये खत इशारा कर रहा है या जिस तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला इशारा कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि देखिए, यानी जिस तरमीम के नतीजे में नए जज आएंगे, जब वो जज इस केस को सुनेंगे, और वो कभी भी क्या ये फैसला देंगे कि ये तरमीम गैर कानूनी है, क्योंकि ये तरमीम गैर कानूनी होगी तो वो भी तो जाएंगे ना, वो जिनकी भर्ती हुई है वो ऑटोमेटिकली कलअदम हो जाएगी। यानी कोई भी जज अगर ये केस बैठ के सुनेगा कि मेरी तैनाती दुरुस्त सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, अगर कोई भी जज सुनेगा, दुनिया का कोई भी जज सुनेगा, तो कोई भी जज ये फैसला देगा, हाँ मेरे ख्याल से मेरी जो हुई है अपॉइंटमेंट वो सही तरीके से नहीं हुई है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? यानी कि ये क्या पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझते हैं, क्या बुद्धू समझते हैं, क्या समझते हैं कि जो ये सारा तमाशा ने लगाया हुआ है? खैर, आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें वो जज को आप शामिल करेंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करता बेंच फुल कोर्ट नहीं है। कहा जाएगा सीधी सी बात है, अगर आप उन जजेस को शामिल नहीं करते हैं तो भाई सीधी बात होगी कि यार ये तो जो जजेस हैं, ये जो बेंच बना है ये तो फुल बेंच है ही नहीं है। और अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट ही नहीं है, और अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर पहले ही अवामी एतमाद मुतजलजल है। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। आपसे ये जानना चाहते हैं, ये कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है, किसके एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं मिस्टर याह्या अफरीदी, आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? नाज़रीन किराम, ये बहुत 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 बड़ी बात है ये जो खत है। आगे भी सुनते जाइए, और भी उन्होंने कुछ लिखा। खत में जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया जजेस ट्रांसफर पर भी तहफ्फुज़ात। एक तो ये बात है ना, फुल के कोर्ट पैकिंग, नए जजेस की तैनाती, दिस एंड दैट। इसके अलावा ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है उसके अंदर पर भी तहफ्फुज़ात। वो किस तरह से? आइन के मुताबिक जजेस का तबादला आर्जी तौर पर हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। जब भी जजेस का तबादला होना होता है वो आर्जी तबादला होता है, वो मुस्तकिल तबादला नहीं होता। जजेस का तबादला मुकर्रर वक्त के लिए हो सकता है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जजेस का तबादला नहीं हो सकता। मुद्दत मुकर्रर ना होने का मतलब है कि तबादले का हुक्म किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। तबादला इस सूरत में मुमकिन है जब हाईकोर्ट में जजेस की तादाद पूरी हो। यानी नंबर 1 बात है कि जो जज हैं जिसका तबादला होना है उसका गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तबादला आप नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं जी फलां 6 महीनों के लिए उधर जज है, और क्या 6 महीनों के लिए आए हुए बंदे को उधर चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है? मिसाल है। और इस बंदे के तबादले का हुक्म कभी भी वापस लिया जा सकता है, यानी कि जिस बंदे को आपने उधर ट्रांसफर किया उसको आप वापस लेके आ सकते हैं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो ये कह रहे हैं कि इसका तबादला एक ही सूरत में हो सकता है जब हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी हो। यानी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जितने जज हैं वो पूरे हों तो आप उधर लीजिए। अब मजे की बात यह है कि आप 9 जज नए तैनात कर रहे हैं उधर, इसका मतलब है कि जजेस की तादाद पूरी नहीं थी। अभी आपने एक और जज लाहौर हाईकोर्ट में तैनात करना है। जब जजेस की तादाद ही पूरी नहीं थी तो आप एक जज को उठाकर दूसरी अदालत में ले जाने का मकसद क्या है? और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं रिजॉइस कीजिए, इसकी क्या क्या मतलब है? अच्छा, सिर्फ बात यहां पर नहीं रुकती है। उसके बाद उन्होंने कहा जी तबादले के बाद आईनी तौर पर जजेस हल्फ लेने के भी पाबंद है। ये वो नाज़रीन कराम नुक्ता है, ये हाई कोर्ट जो मुअज़्ज़ज़ 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस नुक्ते को उठा रहे हैं कि भाईजान वो जो नया तैनात होने वाला जज है उसने हल्फ भी लेना है। क्या आपने हल्फ लिया? आप तो हल्फ ले ही नहीं रहे हैं। यानी हल्फ जब आप लेते हैं तो उसका मतलब है आपकी जो तैनाती है, जो सीनियरिटी है, वो आप जूनियर से चले जाते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप सीनियर के तौर पर आ जाएं, तो आप ऐसे किस तरह से आ सकते हैं? जजेस का हलफ इस हाई कोर्ट के लिए होता है जिसके लिए उन्हें तैनात किया गया हो, उसी हाई कोर्ट के लिए जजेस का हलफ होता है, दूसरी हाई कोर्ट के लिए नहीं होता। हाई कोर्ट का जजेस हलफ तमाम बाकी हाई कोर्ट्स के लिए नहीं हो सकता। नाज़रीन किराम, पूरे का पूरा केस क्लियर हो गया।
پورے کا پورا کیس واضح ہو گیا. اس خط کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئینی نکات بالائے طاق رکھتے ہوئے از خود سینیورٹی کا تعین کر لیا. تمام نکات کو، تمام چیزوں کو انہوں نے بالائے طاق رکھتے ہوئے، کسی کو کچھ نہیں سمجھا، کچھ نہیں جانا، اپنا قدوں میں ڈنڈا دیا اور انہوں نے اصول طے کر لیا. اور کب طے کیا؟ اتوار والے دن، اتنی جلدی میں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کا سینیورٹی میں 15ویں نمبر کا جج اسلام آباد میں سینئر ترین جج بنا دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں وہ 15ویں نمبر کا جج تھا اور آپ نے اس کو اٹھایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج بنا دیا. یہ کیسے کر ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ڈرامے بازی ہے، یہ پکھنڈ بازی ہے، ایسا چلے گا نہیں. تو ناظرین کرام، یہ جو خط ہے یہ عام تمام خطوط سے مختلف ہے. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ ابھی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اس خط میں شامل ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیے ناظرین کرام، جسٹس اطہر من اللہ صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی کے بہت قریبی دوست ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مخصوص نشستوں والا کیس بھی تھا تب بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی کی گاڑی میں نکل کر گئے تھے. وہ انہیں اپنے قریبی دوستوں میں سے، اپنے بھائیوں میں سے شمار کرتے ہیں اطہر من اللہ صاحب. اور خاص طور پر جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں، ان کی منصور علی شاہ سے بھی بڑی دوستی ہے. ان تینوں کی ایک فرم ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا آفریدی شاہ اینڈ من اللہ فرم، اگر میں رانگ نہیں ہوں تو آفریدی شاہ اینڈ من اللہ فرم، ٹھیک ہے. اور وہ ختم، یہ ان تینوں ججز نے مل کر، تب یہ تینوں وکیل ہوتے تھے اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم یہ تینوں وکیل جو ہے وہ ایک زمانے میں آ کر تینوں جج بن گئے. ایک پشاور ہائی کورٹ میں آ گئے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ان کو ججز بنا دیا گیا. اب ناظرین کرام، جسٹس منصور علی شاہ سے جسٹس یحییٰ آفریدی کی پہلے انمن ہوگی، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے. اطہر من اللہ کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں پر پھر بھی کنی ماریں گے. اور ایک پچھلے والے ایک معاملے کے اندر ہم نے دیکھا بھی انہوں نے تھوڑا سا ان کا حیا کیا. لیکن اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے ہیں، یہ ننگے ہو گئے ہیں. تو جس حمام میں سبھی ننگے ہوں ادھر پھر آپ کو کسی کو پردے کا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو پھر اسی لہجے میں اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے یہ خط لکھا گیا ہے. اب اس کے بعد ناظرین کرام، ان سپریم کورٹ کے قابل ججز کے اس خط کے بعد جو نیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس انتہائی بے معنی ہوگا، بلایا ہی نہیں جا سکتا. اور اگر بلا لیا کیا مثال، اور ججز کی تعیناتی ہو گئی، انتہائی کنٹروورشل تعیناتی ہوگی. یہ ججز کبھی ایک نیوٹرل جج کی حیثیت سے نہیں بیٹھ سکیں گے اور ان ججز کو کبھی کسی ایک نیوٹرل بینچ میں نہیں بٹھایا جا سکے گا. یہ کوئی عام چیز نہیں ہوئی. فی الوقت رائٹ ناؤ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان 4 ججز نے 8 ججز کو جو نئے تعینات ہوتے ہیں ان کو وار دیا ہے. میں ان ججز کا قصور نہیں مانتا جو نئے تعینات ہونے ہیں، لیکن جو ان کو تعینات کر رہے ہیں اور جس طرح سے کر رہے ہیں ان کا قصور تو ہے، یہ ان کا معاملہ تو ہے کہ وہ یہ ڈرامے بازی جو ہے وہ کروا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. کچھ خبریں دیگر بھی ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے. فیصل چودھری صاحب کو جو ہے وہ ناظرین کرام آج حبس بجا میں رکھا گیا اور پھر چھوڑا گیا. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ آ گئی ہے تفصیلات باہر. وہ کہتے ہیں جی فیصل چودھری کو عمران خان کا خط آرمی چیف کو پہنچانے کی گستاخی میں گرفتار کیا گیا. ایسا تو بدترین بادشاہت میں نہیں ہوتا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. اس فسطائیت کی آگ کو بجھانا ہوگا اور تکبر میں ڈوبے حکمرانوں کا عوام کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا ہوگا. تو یہ ناظرین کرام خبریں ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.